जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। जहाँ पर हम हिंदी साहित्य का जो कोर्स है वो कर रहे हैं बिल्कुल फ्री में। काफ़ी चैप्टर मैं आपको करवा चुका हूँ। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। अभी जो हमारा चैप्टर चल रहा है उसका नाम है स्कंदगुप्त नाम का जो नाटक है वो चल रहा है। स्कंदगुप्त बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है क्योंकि पिछले 2-3 सालों से इससे कोई भी प्रश्न नहीं पूछा है, तो पूरी संभावना है कि इस साल इससे प्रश्न कोई भी पूछ ले। हम जो सारे नाटक जो चैप्टर कर रहे हैं ना, हम उनको प्रश्न और उत्तर की फॉर्म में कर रहे हैं ताकि आपको कंटेंट भी साथ ही साथ में मिल सकें और आपको चीज़ें समझ में भी आए और आप आराम से नोट्स भी बना लें। तो आज का हमारा प्रश्न है कि प्रसाद जो है ना वो एक स्वच्छंदतावादी नाटककार है, इसको सिद्ध कीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले समझना होगा कि स्वच्छंदतावाद होता क्या है। देखिए, जैसे छायावाद होता है, ठीक है, जैसे भक्तिकाल है, छायावाद है, तो ये सब परंपराएं होती है। तो इसी तरह का एक और होता है जिसे कहा जाता है स्वच्छंदतावाद। तो जो 18वीं शताब्दी है, 18वीं शताब्दी का मतलब ये हो गया कि 1701 से लेकर 1799 के बीच की बात चल रही है। 18वीं शताब्दी के अंत में तकरीबन 1790 के आसपास की बात में जो पश्चिम में रूसो नाम का एक दार्शनिक था, तो रूसो के प्रभाव से ना पश्चिम में स्वच्छंदतावाद का आरंभ हुआ। आरंभ कहाँ हुआ? पश्चिम में हुआ। किसके प्रभाव से हुआ? रूसो के प्रभाव से हुआ। तो स्वच्छंदतावाद का जो प्रवर्तक है वो रूसो माना जाता है, जिसमें विलियम वर्ड्सवर्थ हो गया, कॉलरिज हो गए, शेली, ये जो सारे कवि थे ना, इन्होंने अपने काव्य की रचना करी। इसके अलावा गैरे, विक्टर और ह्यूगो जैसे जो नाटककार थे, इन्होंने नाटकों की रचना करी। अभी आगे बढ़ेंगे कि स्वच्छंदतावाद क्या होता है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो रूसो ने इसका प्रारंभ किया था और कुछ लेखक थे जिन्होंने काव्यों की रचना करी, कुछ लेखक थे जिन्होंने नाटकों की रचना करी जो स्वच्छंदतावाद की परंपरा के ऊपर आधारित थे। अब क्या होती है स्वच्छंदतावाद की परंपरा, ठीक है, वो भी पढ़ेंगे। जब नव जागरण होता है, नव जागरण का मतलब क्या होता है? जागरण का मतलब होता है जागना। नव जागरण का मतलब होता है नए तरह से जागना। तो नव जागरण की प्रक्रिया में जो स्वच्छंदतावाद है ना, वो भारतीय साहित्य तक पहुंचा, क्योंकि जो भारत के जो साहित्यकार थे ना उस वक्त के, आज़ादी से पहले के, इन्हें हिंदी भी पढ़नी आती थी, इन्हें अंग्रेजी भी पढ़नी आती थी। तो ये जो अंग्रेजी के उपन्यास होते थे, नाटक होते थे, उनको भी पढ़ते थे, और जो हिंदी के होते थे उनको भी पढ़ते थे। तो इस तरह से पढ़ करके नव जागरण की प्रक्रिया में जो स्वच्छंदतावाद है ना वो भारतीय साहित्य में पहुंचा। और जयशंकर प्रसाद हिंदी के पहले नाटककार हैं जिन्होंने इस परंपरा को हिंदी में स्थापित करने का बड़ा गंभीर प्रयास किया। और ये जो प्रभाव है ना उनके नाटकों में दिखाई भी पड़ता है, जैसे कि स्कंदगुप्त नाटक में स्वच्छंदतावाद पूरी तरह से दिखाई पड़ता है। क्या उसके एग्जाम्पल्स होते हैं, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। तो जो स्वच्छंदतावादी चिंतक है ना, उनका क्या मानना है, स्वच्छंदतावादी जो परंपरा है वो क्या कहती है। जब आप कोई भी नाटक की रचना करते हो तो नाटक की रचना करने के लिए आपको कुछ नियमों को फॉलो करना होता है, ठीक है। कुछ नियम होते हैं, जैसे कि जब भी आप नाटक की रचना करोगे तो आपको वहाँ पर युद्ध हो गया, आत्महत्या हो गया और देशद्रोही जैसे जो दृश्य होते हैं ना, आप वो नहीं दिखा सकते नाटक में। ये होते हैं जो भारतीय परंपरा के नियम कहते हैं। लेकिन जो स्वच्छंदतावाद है वो क्या कहती है कि चरित्र को सहज रूप से दिखाओ, जैसा चरित्र होना चाहिए चरित्र बिल्कुल वैसा हो। आत्महत्या है तो वो दिखाओ, देशद्रोह है तो वो दिखाओ, राजद्रोह है तो वो दिखाओ। जो भी दिखाना हो, चाहे युद्ध हो चाहे कुछ भी हो, उसको मंच पर दिखाओ। ये कहते हैं स्वच्छंदतावादी परंपरा। तो स्वच्छंदतावादी चिंतकों ने साहित्य में प्रचलित जो दृष्टिकोण है ना, शास्त्रवाद और अभिजात्यवाद। अभिजात्यवाद का मतलब होता है कि जब आप एक स्पेसिफिक भाषा को लेकर के नाट्य की रचना करते हो, जैसे आपने तत्समी भाषा में नाट्य की रचना करी है। तो जो स्वच्छंदतावादी चिंतक थे ना, उन्होंने इन दोनों का विरोध किया। उन्होंने शास्त्रवाद का नियम का विरोध किया, जो कुछ नियमों को तय करता है कि इन नियमों के आधार पर आप नाटक की रचना करोगे। उन्होंने अभिजात्यवाद का भी विरोध किया, जो कहता है कि आप इस स्पेसिफिक भाषा में रचना करो। इसके साथ ही जो कविता के लिए कुछ निश्चित नियमों के पालन को अनिवार्य बनाता है, वो है कौन सी? शास्त्रवाद और अभिजात्यवाद हो गया। अर्थात जो स्वच्छंदतावाद का मूल लक्षण क्या है? शास्त्र नियमों और रूढ़ियों से मुक्त होकर के सहजता के ऊपर बल देने की जो रचना है ना, वो बिल्कुल सहज हो, लोगों को आसानी से समझ में आए। अगर युद्ध हो रहा है तो युद्ध भी दिखाओ, अगर देशद्रोह हो रहा है तो देशद्रोह भी दिखाओ, और अगर आत्महत्या दिखानी तो वो आत्महत्या भी दिखाओ। कुछ मत छोड़ो। रचना पूरी बिल्कुल जो है वो सहज होनी चाहिए ताकि लोगों को समझ में आए। तो प्रसाद जो है वो छायावाद के वरिष्ठ कवि हैं, सभी लोग जानते हैं। ये कवि थोड़ा मैं मात्रा गलत हो गई, इसको आप ठीक कर लेना। और छायावाद जो है ना वो हिंदी साहित्य में स्वच्छंदतावाद का प्रतिनिधि माना जाता है। कि अगर हिंदी साहित्य में कोई ऐसी परंपरा है जो स्वच्छंदतावाद को हिंदी साहित्य में लाई थी भारत में, तो वो कौन है? वो छायावाद है। और इसीलिए स्वाभाविक है कि प्रसाद के जो नाटक है ना उनमें भी स्वच्छंदतावाद जो है वो आपको दिखाई पड़ेगा, और वो दिखता भी है। अभी हम आपके उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। तो स्कंदगुप्त में स्वच्छंदतावाद की कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे कि
कि स्वच्छंदतावाद की विशेषता होती है कि जो चरित्र है ना उनकी मनोवैज्ञानिकता पर अधिक बल दिया जाता है। मतलब कि अगर हर एक चरित्र के मन में ना कुछ द्वंद्व होता है, कुछ विचलन होता है। जैसे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आपके मन में विचलन आता होगा कि यार मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, या फिर मैं यूपीएससी की तैयारी करूँ साथ में बीपीएससी भी कर लूँ, या फिर मैं साथ में रेलवे की भी तैयारी कर लूँ। तो ये सब क्या होता है, ये विचलन होता है। जनरली ये जो विचलन होते हैं, ये जो अंतर्द्वंद होता है ना, ये रचनाओं में दिखाया नहीं जाता है। लेकिन जो स्वच्छंदतावाद की परंपरा है ना, वो कहती है कि इन विचलन को आप अपनी रचनाओं में दिखाओ। जिस भी तरह की चीज़ें चल सकती हैं ना एक व्यक्ति के मन में, आप उन सारी चीज़ों को अपनी रचना में दिखाओ। तो जो चरित्रों की मनोवैज्ञानिकता पर बल देना अर्थात अंतर्द्वंद और विचलन को दिखाना, जैसे स्कंदगुप्त का जो चरित्र है ना, उसके माध्यम से प्रसाद ने दिखाने का प्रयास किया कि जो व्यक्ति भीतर से साहसी व नैतिक है, भीतर को काट के इसको बाहर ही लिख लेना, ये गलत हो गया था, ठीक है। तो जो व्यक्ति बाहर से बहुत ही साहसी और नैतिक है ना, आंतरिक स्तर पर वो घुटन और विचलन महसूस करता है। जैसा अगर हम इस रचना में स्कंदगुप्त की बात करें तो वो बाहर से बहुत ताकतवर है, बहुत ही नैतिक और बहुत ही उच्च विचार है, लेकिन जब वो युद्ध करता है ना तो उसके मन में बड़ा कुछ अंतर्द्वंद होता है कि मैं युद्ध करूं या नहीं करूं, या फिर युद्ध करना सही होगा या नहीं होगा। जैसे स्कंदगुप्त जो है वो देश को बचाना चाहता है, वो उसकी नैतिकता है, लेकिन वो देवसेना का जो आकर्षण है ना वो विचलन पैदा करता है, क्योंकि स्कंदगुप्त जो है वो देवसेना से प्यार करता है। अब वो युद्ध करने चला गया देवसेना महल में, तो उसका जो आकर्षण है ना वो बड़ा विचलन पैदा करता है कि कहीं कुछ उल्टा तो नहीं होगा, कहीं कुछ और तो नहीं होगा। इसके अलावा एक और तो स्कंदगुप्त जो है वो अपने राज्य के दायित्व को निभाना चाहता है कि मैं राजा हूँ, मुझे अपने प्रशासन को संभालना है। एक तरफ उसके मन में आता है कि यार ये जो बौद्ध लोग हैं, ये जो योगी लोग हैं, इनका बढ़िया यार, ये समाधि में बैठे रहते हैं, शांति से बैठे रहते हैं, मज़े करते हैं, और यहाँ मुझे इतनी टेंशन है। तो उसके मन में क्या होता है, ये द्वंद्व चलता है। एक तरफ उसको अपने राज्य के दायित्व निभाने हैं, तो दूसरी तरफ उसको शांति की तलाश है, उसको सुकून की तलाश है। तो ये क्या है, ये मन का अंतर्द्वंद है जो और रचनाओं में नहीं दिखाया जाता। लेकिन स्वच्छंदतावादी परंपरा में ये नियम है कि आप चरित्र के भीतर उठने वाला जो विचलन है ना, आप उसको दिखाओगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ साथ ही साथ में, ठीक है। तो आप वीडियो एंड तक देखें। और इसके अलावा और क्या है, जो इस रचना में ना प्रसादांत हुआ है, मतलब कि जिस कारण इसका अंत ना फलागम होता है ना ही विरेचन होता है। इसका जो अंत होता है ना वो एक अनिश्चित सा अंत है जिसे प्रसादांत कहा जाता है। इसका मतलब ये होता है कि जनरली जो भारत में जो रचनाएं होती हैं ना, उनका जो अंत होता है वो बड़ा सुखांत होता है। सुखांत मतलब होता है कि अंत में सब कुछ अच्छा हो जाता है। पश्चिम में जो नाटक होते हैं वहाँ पर जो अंत होता है वो दुखांत होता है। कि दुखांत होता है मतलब वहाँ पर अंत में या तो ना तो नाटक का जो हीरो है वो मर जाएगा, या फिर जो हीरोइन है वो मर जाएगी। हमारे वहाँ क्या होता है, हमारे वहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। हमारे वहाँ अधिकांश पिक्चर आप देखोगे तो वहाँ पर हीरो हीरोइन नहीं मरते हैं, अगर मरते भी तो वो जिंदा हो जाते हैं। जैसे दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में अमरीश पुरी कहता है कि जा सिमरन जा, जी रहे अपनी ज़िंदगी। तो ये क्या है, अंत में सब कुछ अच्छा हो गया, ये होती है भारतीय परंपरा। और जैसे एवेंजर एंड गेम हो गया, वहाँ पे जो आयरन मैन है अपना टोनी स्टार्क, वो मर जाता है, वहाँ पे दुखांत हो गया। एवेंजर हुई, वहाँ पे टोनी स्टार्क मर गया, तो वो क्या, वो दुखांत होता है। तो यहाँ से आप समझ सकते हो। लेकिन जब आप स्कंदगुप्त को पढ़ोगे ना, तो ना तो इसका अंत दुखांत होता है, ना ही इसका अंत सुखांत होता है। नाटक में जो स्कंदगुप्त है वो युद्ध जीत जाता है, तो आप कहोगे कि साहब ये तो अच्छा हो गया, स्कंदगुप्त युद्ध जीत गया, सब कुछ बढ़िया हो गया। लेकिन स्कंदगुप्त देवसेना को तो चाहता है ना, लेकिन देवसेना उसको अंत में देवसेना उसको मिल नहीं पाती है। इस वास्तविकता में स्कंदगुप्त क्या चाहता था, वो चाहता था कि देवसेना उसको मिले, लेकिन वो उसको मिलती नहीं। तो यहाँ क्या हो गया, ये दुखांत हो गया। तो ना तो आप इसको दुखांत कह सकते हो, ना ही आप उसको सुखांत कह सकते हो। इसका जो अंत है ना उसको प्रसादांत कहा जाता है। ये आपसे इंडिविजुअल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। और क्या विशेषता है कि कथानक के विकास में ना तो कार्यवस्थाओं को पूरा महत्व दिया जाता है, ना ही चरणों में। कार्यवस्था का मतलब होता है कि जो भारतीय परंपरा में जो नाटक होते हैं ना, उनकी एक अवस्था होती है कि पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा और फिर ये होगा। अब स्टेप वाइज चलेंगे। जैसे अगर आपको एक मकान बनाना है तो आप पहले नींव भरोगे, फिर आप दीवारों को खड़ा करोगे, फिर आप लिंटर डालोगे, इस तरह से चीज़ होती है। फिर आप एंड में पुताई करोगे। ऐसा तो नहीं है ना कि आप पुताई पहले करोगे ईंटों पे और फिर बाद में आप उसको लगाओगे, ऐसा तो नहीं करते ना। तो इसी तरह की इसको बोलते हैं कार्यवस्था। तो स्वच्छंदवादी क्या बोलता है कि भाई कार्यवस्था जो भी है ना वो सब जाए भाड़ में। जैसा नाटक को दिखाना चाहते हो बिल्कुल वैसा नाटक को दिखाओ। कार्यवस्था को, चाहे वो भारत की कार्यवस्था हो, चाहे वो पश्चिम के चरण हो, उनको ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता। स्वच्छंदतावादी परंपरा में वो एज इट इज़ ऐसी दिखा दिया जाता है जैसा आप चाहते हो। और क्या है, जैसे युद्ध, आत्महत्या, राजद्रोह जैसे जो वर्जित दृश्य होते हैं ना, उनको भी दिखाया जाता है। भारतीय परंपरा में नहीं दिखा सकते आप, युद्ध नहीं दिखा सकते आप, राजद्रोह नहीं दिखा सकते हो। लेकिन जो स्वच्छंदतावादी परंपरा है ना, उसमें युद्ध भी दिखाया
दिखाया जाता है, उसमें राजद्रोह भी दिखाया जाता है, उसमें आत्महत्या भी दिखाई जाती है। तो क्या स्कंदगुप्त में ये तीनों चीज़ें दिखाई गई हैं? बिल्कुल दिखाई गई। स्कंदगुप्त में स्कंदगुप्त जो है वो युद्ध लड़ता है, विजया जो है उसकी आत्महत्या हो जाती है, और वहीं पर कुछ और भी लोग होते हैं महल में जो देशद्रोह करते हैं, जो राज्य के साथ में द्रोह करते हैं और वही दुश्मन के साथ मिलकर के आक्रमण करते हैं। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं वो स्कंदगुप्त में दिखाई गई हैं, और यही स्वच्छंदतावाद की क्या होती है? विशेषता होती है। तो ठीक है, जो स्वच्छंदतावाद की विशेषता है वो इस नाटक में मौजूद है। और कौन सी है? कुछ स्वच्छंदतावादी नाटककार हैं, जैसे कि गैरे हो गया, शिलर हो गया, मार्लो। तो इनमें ना अतीत के प्रति एक रोमानियत भाव दिखाई देता है। जैसे हम कभी कभी सोचते हैं कि यार हमारे ज़माने में तो ऐसा होता था, या तारक मेहता का उल्टा चश्मा में जो भीड़ है वो कहता है कि हमारे ज़माने में तो ऐसा हुआ करता था। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कि अतीत के प्रति मोहब्बत होना, अतीत के प्रति प्यार होना, या अतीत के प्रति रोमानियत का भाव दिखाई देना। ऐसा ही रोमानियत का जो भाव है ना वो प्रसाद के भीतर भी दिखाई देता है, क्योंकि प्रसाद की जो अधिकांश रचनाएं हैं ना वो कहीं ना कहीं इतिहास के ऊपर ही आधारित होते हैं। जैसे कि चंद्रगुप्त हो गया, स्कंदगुप्त हो गया, ध्रुव स्वामिनी हो गया, कामायनी हो गया। तो ये मैक्सिमम रचनाएं जो हैं प्रसाद की वो कहीं ना कहीं इतिहास से संबंधित है। तो ये भी क्या है? ये भी स्वच्छंदतावादी परंपरा को ही दर्शाता है। ठीक है, और क्या है? जो स्वच्छंदतावाद होता है वहाँ पर भावनाओं को बड़ा विशेष महत्व होता है। यही महत्व जो है ना वो स्कंदगुप्त में भी दिखाई देता है। देवसेना हो गया, रामा हो गया, देवकी, कमला, जितने भी चरित्र हैं बड़ी ऊंची भावना मतलब उनकी फीलिंग्स जो है वो बहुत अच्छी होती है। सभी लोगों को उनकी जो भावनाएं होती है ना वो बहुत अच्छी होती है। इसी तरह की भावनाएं स्कंदगुप्त के लिए भी है। वो चाहता है कि मेरा जो राज्य है वो खुश रहे, इसीलिए वो युद्ध लड़ता है। देवसेना जो है वो अपने राज्य को खुश देखना चाहती है, इसलिए वो स्कंदगुप्त का साथ देती है। जब सिपाहियों के लिए हथियारों की कमी हो जाती है तो वो भिक्षा मांगती है। तो ये क्या, ये बहुत ऊंची भावना होती है। ठीक है, तो उच्च भावना हो गया, तो ये भी दिखाई देता है इस नाटक में। तो निष्कर्ष पढ़ते हैं कि अतः ये कहा जा सकता है कि प्रसाद द्वारा लिखित स्कंदगुप्त पहला स्वच्छंदतावादी नाटक है भारत में, और प्रसाद पहले स्वच्छंदतावादी नाटककार हैं जिन्होंने पहली ही बार में स्वच्छंदतावाद को ठीक से स्थापित किया। जितनी भी स्वच्छंदतावाद की विशेषताएं थी, अधिकांश विशेषताएं हम प्रसाद के स्कंदगुप्त नाटक में देख सकते हैं। ये इसका निष्कर्ष है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियोज़ है वो जाकर के ज़रूर देखें, नोट्स बनाएं और रिवीजन करें। अगर आपका कुछ भी सुझाव होता है तो आप कमेंट बॉक्स आपके लिए बिल्कुल खुला है, आप अपने सुझाव हमें दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।